हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज इज़ एवरीथिंग। जो पेरेंट्स इससे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको तो ये पता ही है कि यहाँ पर किस प्रकार की एक्यूरेट, रिलायबल और बहुत ही साइंटिफिक बेस्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। और जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि जो भी पेरेंट्स हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चे में बोलने जैसे कि अनक्लियर स्पीच, स्टैमरिंग, बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करना, या फिर बिहेवियर, हाइपर एक्टिविटी, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस जैसे कि स्पेलिंग्स मिस्टेक्स करना और पैराग्राफ लर्निंग में प्रॉब्लम होना, या फिर पुअर मेंटल एबिलिटीज़, ऑटिज़म या फिर ADHD से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स इस प्लेटफॉर्म से बहुत ही एक्यूरेट, रिलायबल और वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो कि मेडिकल साइंस के बेसिस पर है। तो डियर पेरेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे अभी 3 साल के हो चुके हैं, 3.5 साल के हो चुके हैं या फिर अप टू 4 इयर्स के हो चुके हैं और उन बच्चों ने अभी तक क्लियर बोलना शुरू नहीं किया है। तो पेरेंट्स को बहुत सारे वरीज होते हैं, पेरेंट्स के बहुत सारे कंसर्न होते हैं, क्या उनका बच्चा एक नॉर्मल डेवलपमेंटल पैटर्न जो कि साउंड्स की एक्विजिशन है उसको फॉलो कर रहा है या नहीं, या फिर बच्चे को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या बच्चा विदाउट स्पीच थेरेपी ट्रीटमेंट के कौन कौन सी साउंड्स अपने आप सीख सकता है। इसमें जो असेसमेंट होता है वो असेसमेंट किस तरह का होता है, और जो ट्रीटमेंट है, मोस्ट इंटरेस्टिंग जो ट्रीटमेंट है वो बच्चे को कैसे बोलना सिखाया जाता है। तो आप सभी को इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है डियर पेरेंट्स। अगर हो सके तो आप लास्ट तक जुड़े रहें। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अनक्लियर स्पीच जिसमें कि बच्चा का को ता, खा को था, गा को दा, कौवे को तौआ, खरगोश को खरगोश, गाय को दाएं और बहुत सारी दूसरी साउंड्स जैसे रेल को लेल, सोफे को तोहफा, इस तरह से बोलता है। तो हमारे इस प्रॉब्लम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो पेरेंट्स के माइंड में होते हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 कि पेरेंट्स को किस उम्र तक इंतज़ार करना चाहिए। अगर उनका बच्चा सही नहीं बोल रहा है तो किस उम्र तक पेरेंट्स को इंतज़ार करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे बॉय हो या गर्ल हो, बॉय या गर्ल दोनों में जो साउंड्स हैं अप टू मैक्सिमम 3 इयर्स तक क्लियर हो जानी चाहिए। गर्ल्स में जो क्लैरिटी ऑफ स्पीच होता है वो थोड़ा जल्दी एक्वायर हो जाता है, बॉयज़ में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अप टू 3 इयर्स ऑफ एज, अप टू 3 इयर्स ऑफ एज, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, दोनों में जो साउंड्स हैं वो सभी एक्वायर हो जानी चाहिए। जितना भी, चाहे वो साउंड लेवल पे हो, वर्ड लेवल पे हो, सेंटेंस लेवल पे हो, जितनी भी साउंड्स हैं, का खा गा, सा शा, टा ठा डा, रा ला और जितनी भी दूसरी साउंड्स हैं, सारी की सारी साउंड्स अप टू 3 इयर्स ऑफ एज तक क्लियर हो जानी चाहिए। तो जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर अप टू 3 इयर्स ऑफ एज तक आपके बच्चे की क्लैरिटी कम है और स्कूल वाले भी कॉन्टिन्यूसली कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि आपका बच्चा जब भी कोई पोइम कहता है या बातचीत करता है या दूसरे बच्चों से बातचीत करता है, टीचर को उसकी बातें कम समझ आती हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए। आपको एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। जो बच्चे भी क्लियर बोलना शुरू नहीं किया है, अगर हम उनमें रीज़न को देखना चाहें तो हमें ये पता चलता है जितने भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें ज़्यादातर पेरेंट्स की यही कंप्लेंट्स होती है कि उनका जो बच्चा है वो अप टू 4 इयर्स 5 इयर्स का हो चुका है और उसकी जो स्पेसिफिक साउंड्स है, जैसे मैंने बताया का, ख, गा, सा, शा, या जो दूसरी साउंड्स है वो बच्चा सही नहीं बोलता है। तो डियर पेरेंट्स,
कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों में कुछ साउंड्स होती है वो स्किप हो जाती हैं। कुछ साउंड्स का जो एक्विजिशन होता है वो एक्विजिशन स्किप हो जाता है, और उस साउंड्स के एक्विजिशन के स्किप होने के बाद हमें बच्चे का एक प्रॉपर असेसमेंट करना पड़ता है। उस असेसमेंट से हमें यह पता चलता है कि जो बच्चा अब उस साउंड को स्किप कर चुका है उसमें कितने % चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो साउंड अपने आप आ सकती है या नहीं। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन करते हैं तो आपके बच्चे की जितनी भी साउंड्स अफेक्टेड होती हैं, चाहे वो क ख ग हो, स श हो, ट ठ ड हो, र ला हो या दूसरी साउंड्स हैं, वो देखता है कि जो भी वर्ड्स लेवल है जिसमें इनिशियल में वो साउंड आती है, एग्जाम्पल का, जैसे कान, या जब वो साउंड बीच में आती है जैसे मकान, और लास्ट में साउंड आती है जैसे कि नाक। तो कान, मकान, नाक, जहाँ पर का शुरू में, बीच में और लास्ट में आया है, ऐसे ही जो भी साउंड्स बच्चे की अफेक्टेड हो, चाहे वो स हो, श हो, र हो या ला हो, उसका जो पैटर्न है वो इनिशियल साउंड पे, मिडिल साउंड में और फाइनल साउंड्स में कितना अफेक्टेड है। अगर पेरेंट्स ये खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनका बच्चे में अगर इनिशियल लेवल पे, मिडिल लेवल पे, फाइनल लेवल पे जितने भी साउंड्स अफेक्टेड हैं, अगर वो करेक्ट नहीं बोल पा रहा है, इसका मतलब है कि वो साउंड स्किप हो चुकी है, और उसके लिए आपको एक स्पीच थेरेपिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेना जरूरी है। अनक्लियर्ड स्पीच से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मिथ है डियर पेरेंट्स, कि जब यहाँ पर हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि एक बार बच्चे की जीभ को चेक करें, देखें कि जीभ कहीं नीचे से चिपकी हुई तो नहीं है, जीभ नीचे से चिपकी हुई तो नहीं है। इस चीज़ से रिलेटेड डियर पेरेंट्स मैं आपको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, और यह सोसाइटी में मिथ है कि बच्चे का क्लियर ना बोलना सिर्फ जीभ के चिपके होने के कारण से ही नहीं है। अगर बच्चे की जीभ चिपकी हुई है तो मैं आपको बहुत बड़ा सिम्टम बताना चाहता हूँ। अगर आपके बच्चे की जीभ नीचे चिपकी हुई है तो आपके बच्चे के मुंह से हमेशा स्मेल आती रहेगी, क्योंकि आपके बच्चे की अगर जीभ नीचे से चिपकी है तो वो खाना खाने के बाद अपने टंग से अपने माउथ के पूरे दांतों को, अपने पूरे माउथ को क्लीन नहीं कर पाएगा। दूसरा, अगर आपके बच्चे की जो टंग है वो नीचे से चिपकी हुई है तो आपका जो बच्चा है वो खाना खाते हुए या पानी पीते हुए उसे इजीली नीचे नहीं ले पाएगा, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं उसे अगर हमें नीचे गल्प करना है, डाउन लेके जाना है, तो उस समय हमें हमारी जीभ को ऊपर उठाना पड़ता है। तो अगर आपके बच्चे को खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है, पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं है और आपके बच्चे से कोई स्मेल नहीं आती, तो इसका मतलब है, ये जो 3 बड़े सिम्टम्स हैं, इसका मतलब है कि आपके बच्चे की जो जीभ है वो नीचे से चिपकी हुई नहीं है। सो डियर पेरेंट्स, ये बहुत बड़ा मिथ है, आप इसे खुद भी अपने लेवल पर चेक भी कर सकते हो। जो पेरेंट्स होते हैं वो अनक्लियर्ड स्पीच के लिए ऑनलाइन स्पीच थेरेपी लेते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन थेरेपी, स्पीच थेरेपी कई जगह पर तो सक्सेसफुल है, लेकिन अगर आपके बच्चे की क्लैरिटी कम है, अगर आपके बच्चे की साउंड्स की क्लैरिटी कम है, तो ऑनलाइन स्पीच थेरेपी है वो, यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो स्पीच थेरेपी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अगेन आई से, ऑनलाइन स्पीच थेरेपी, अगर आपके बच्चे की साउंड्स की क्लैरिटी कम है या आपका बच्चा जब वर्ड्स बोलता है, सेंटेंस बोलता है, तो वहाँ पर वो पर्टिकुलर जो लेटर्स है या जो अल्फ़ाबेट्स है उसमें क्लैरिटी कम आती है, तो वो ऑनलाइन जो स्पीच थेरेपी प्रोग्राम है उससे सक्सेसफुल नहीं है। प्रॉपर असेसमेंट के बाद, जिसमें कि बच्चे की
सेंसरी असेसमेंट है, बच्चे को सही से सुनता है या नहीं सुनता है। बच्चे की टंग की असेसमेंट है, अपीयरेंस एंड मूवमेंट ऑफ द टंग। और स्पीच असेसमेंट थ्रू कंप्यूटर टेस्टिंग, जिसे हम स्पेक्ट्रल एनालिसिस ऑफ स्पीच भी कहते हैं, जिसमें बच्चे की जो स्पीच होती है और जो स्पीच थेरेपिस्ट की जो स्पीच होती है, उन दोनों स्पीच को, जिसमें कि बच्चे की जो साउंड्स की जो क्लैरिटी है वो कम होती है, उससे कंपेयर किया जाता है। बच्चा कंप्यूटर में डिफरेंट साउंड्स बोलता है, जिस साउंड्स में दिक्कत होती है, और स्पीच थेरेपिस्ट भी उस साउंड्स को बोलता है। तो दोनों की जो साउंड्स के जो पैरामीटर्स है, फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन है, या जो स्पेक्ट्रल विड्थ है, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। इसके बाद जो प्री एकेडमिक असेसमेंट है, बहुत बार यह भी देखा गया है कि जो बच्चे साउंड्स को गलत बोलते हैं, जो बच्चे साउंड्स को या साउंड्स का जो उच्चारण है वो गलत करते हैं, वो बहुत बार उस साउंड्स को लिखने में भी गलती करते हैं। वो का की जगह ता लिखते हैं, स की जगह ता लिखते हैं। तो जो उनका जो स्पीच का जो असेसमेंट है वो एकेडमिक असेसमेंट के साथ कोरिलेट किया जाता है। इसके साथ ही साथ बहुत बार यह भी देखा गया है कि कुछ बच्चे स्लो लर्निंग होते हैं। जो बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, उन बच्चों में जो साउंड का जो एक्विजिशन होता है वो एक डिफरेंट पैटर्न से होता है। जो बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, उन बच्चों में पैराग्राफिक अंडरस्टैंडिंग, स्पेलिंग मिस्टेक्स और जो साउंड्स की जो क्लैरिटी होती है, वो क्लैरिटी भी एक डिफरेंट पैटर्न से ही एक्विजिशन होता है। तो अगर आप हमारा स्पीच थेरेपी सेंटर चूज करते हैं, तो यहाँ पर बच्चे के जो अनक्लियर्ड स्पीच है उसके लिए स्पीच असेसमेंट, जिसमें कि बच्चे की साउंड्स को चेक किया जाता है इनिशियल, मीडियल, फाइनल पोजीशन पे, वर्ड्स लेवल पे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस लेवल पे, कन्वर्सेशन लेवल पे, पोइम्स लेवल पे, स्टोरीज लेवल पे। अगर बच्चा रीडिंग कर सकता है तो रीडिंग लेवल पे, या फिर जो बच्चे की हम जो स्पीच असेसमेंट करते हैं, जो बच्चे की जो स्पीच रिकॉर्डिंग करते हैं, वो असेसमेंट, एकेडमिक असेसमेंट, मेंटल एबिलिटीज असेसमेंट, स्लो लर्निंग असेसमेंट, ये सभी किया जाता है। और इसके बेसिस पे ही एक थेरेपी चार्ट बनता है। ये जो थेरेपी चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थेरेपी चार्ट से ही यह डिस्कस किया जाता है कि जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो कौन सी साउंड्स को ले रहा है स्पीच थेरेपी ट्रीटमेंट के दौरान, और किस तरह से पेरेंट्स का जो रोल है वो इस ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो पेरेंट्स के रोल हैं, एक चाइल्ड के जो रोल हैं और स्पीच थेरेपिस्ट के रोल हैं, तीनों के जो रोल्स हैं उन सबको किस तरह से एक्वायर करना है, किस तरह से उन्हें टारगेट को अचीव करना है, वो पेरेंट्स के साथ स्पीच थेरेपी ट्रीटमेंट चार्ट में डिस्कस किया जाता है। जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो यही पूछते हैं कि इसे ठीक होने में कितना समय लगेगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पीच थेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ओवरऑल टाइम टेकिंग प्रोसीजर है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि बच्चे में नंबर ऑफ साउंड्स हैं वो कितनी अफेक्टेड है। क ख ग, ट ठ ड, स श र ल, या फिर जो दूसरी साउंड्स है वो कितनी अफेक्टेड है। अगर नंबर ऑफ साउंड्स ज़्यादा अफेक्टेड होगी तो बच्चे में ज़्यादा समय लगेगा। दूसरा पॉइंट है कि जो पेरेंट्स हैं वो घर पे बच्चे को जो स्पीच थेरेपी कराते हैं या जो ट्रेनिंग कराते हैं, वो ट्रेनिंग बच्चे को दिन में आप कितनी बार करा रहे हैं। वैसे तो अगर आप दिन में बच्चे को 15-15 मिनट अगर आप 2 बार भी करा रहे हैं तो भी वो मोर देन सफिशिएंट है। तो हाफ एन आवर या 45 मिनट्स पर डे इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर पेरेंट्स। जो थर्ड पॉइंट है वो है कि जिस भी स्पीच थेरेपी सेंटर को अगर आप चूज़ करते हैं वहाँ पर आपके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है।
कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे अगर आप हमारे स्पीच थेरेपी सेंटर को चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं जो कि एक मेल फीमेल, मेंटल एबिलिटीज़ असेसमेंट करने के लिए भी स्पेशलिस्ट हैं, बिहेवियर असेसमेंट करने के लिए भी हैं, स्लो लर्निंग असेसमेंट के लिए भी हैं, जो कंप्यूटर से हम स्पेक्ट्रल एनालिसिस और स्पीच करते हैं वो भी है, और हमारे पास जो एकेडमिक असेसमेंट करते हैं उसके लिए भी हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो जो डिपेंडेंसी है कि कितने समय में बच्चा ठीक होगा, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके साथ ही साथ आप जो स्पीच थेरेपी जो आपके फॉलोअप्स होते हैं आप उनमें कितनी कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं। तो जो आपको स्पीच थेरेपिस्ट आपको जो टाइम देता है, जैसे कि 2 डेज़ इन अ वीक है या 3 डेज़ इन अ वीक है, उसके लिए आप कितने रेगुलर रहते हैं। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि जो बच्चा थेरेपी घर पे कर रहा है उसके लिए आप कॉन्टिन्यूअस स्पीच थेरेपिस्ट के साथ टच में रहें, उससे डिस्कशन कीजिए, और जब भी आपका स्पीच थेरेपी होता है आप सेशन के अंदर ही बैठने के लिए डिमांड करें। जितना भी सेशन होता है आपके पास उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। जितने भी, अगर आपके बच्चे 4 महीने के लिए जा रहा है तो आपके पास हर सेशन का रिटर्न में या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड होना चाहिए, सो दैट जब आप घर पर जाएं तो आप उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देख सकें। जब आप सेशन में बैठते हैं तो आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकें कि किस तरह से बच्चे का स्पीच थेरेपी सेशन हो रहा है, सो दैट आप घर पे जाके उसको रिवाइज कर सकें। जो स्पीच थेरेपी बुकलेट होती है जो हम प्रोवाइड कराते हैं आपको ट्रीटमेंट के दौरान, उसमें जो भी प्रैक्टिस कराई जाती है उसका एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट होता है, सो दैट कि आप घर पे जाके उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकें। तो डियर पेरेंट्स, ये था आज का बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हम अनक्लियर्ड स्पीच कहते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके बच्चे में बोलने से संबंधित कुछ क्लैरिटी का इशू है तो आप हमारे स्पीच थेरेपी सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें दी जाने वाली इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है, सही लग रही है, और तो आप अपने रिलेटिव्स को या जो फ्रेंड सर्कल में है या फिर कोई दूसरे पेरेंट्स है जिनके बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो आप उनको ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू वेरी मच।